दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। ट्रक की गड़गड़ाहट ने सुबह से पहले की खामोशी को तोड़ दिया। उसका इंजन गुर्राते हुए जैसे घाटी में गूंज उठा। मैं अपनी सीट के फटे हुए लेदर से टेक लगाकर पीछे झुका और रियर व्यू मिरर को ठीक किया। 1984 की सर्दी चंडीगढ़ के मैदानों पर पूरी तरह से जम चुकी थी और ठंडी हवा मेरी त्वचा को चीर रही थी। ऐसे में राजू के दिए हुए गर्म चाय के स्टील के गिलास ने जैसे राहत का काम किया। देवेंद्र भैया, क्या लगता है हम स्पीति पास पहुंच जाएंगे बर्फ गिरने से पहले? राजू ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण था। मैंने उसकी ओर देखा। लड़का मुश्किल से 19 साल का था, पतले शरीर का और बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ, लेकिन काम में होशियार था। राजू जैसे खलासी हमारे जैसे ड्राइवरों के लिए किसी साथी से कम नहीं थे। कभी ठंडी रातों का साथ, कभी लंबे सफर का सहारा और कभी कभी वो डर बांटने के लिए जो इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए अपने आप पैदा हो जाता है। हम पहुंच जाएंगे, मैंने उससे ज्यादा आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा जितना मैं खुद महसूस कर रहा था। स्पीति घाटी का रास्ता केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि कुख्यात था। तंग सड़कें, चट्टानों से चिपकी हुई, रात भर बर्फ से ढक जाने वाली पगडंडियां और ऐसे मोड़ जो सबसे कुशल ड्राइवरों की भी परीक्षा ले लेते थे। फिर भी पैसे अच्छे मिल रहे थे और सामान मठ के लिए निर्माण सामग्री इतना भारी भी नहीं था कि मेरा पुराना टाटा ट्रक संभाल न सके। मैंने अपनी चाय का एक घूंट लिया, उसकी गर्माहट को अपनी आत्मा तक महसूस किया। शहर अभी जाग ही रहा था, लेकिन मेरा मन तो खुले रास्ते पर था। वहां बस मैं था, मेरा ट्रक और पहाड़। बाकी सब कुछ जैसे गायब हो जाता था। जैसे ही सूरज ने आसमान को अपनी नारंगी और गुलाबी किरणों से रंगा, हमने सफर शुरू कर दिया। राजू मेरे बगल में बैठा रेडियो से कोई गाना खोजने की कोशिश कर रहा था। कैब में सिर्फ स्टैटिक आवाज गूंज रही थी। बीच बीच में कुछ गाने और दूर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छोड़ दे, मैंने कहा, चुप्पी का मजा ले लें। एक बार पहाड़ों में पहुंच गए तो इस खामोशी को याद करेगा। राजू हंसा, उसकी लड़कपन भरी मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही थी। मुझे खामोशी से फर्क नहीं पड़ता भैया, फर्क पड़ता है उन कहानियों से जो लोग इन रास्तों के बारे में सुनाते हैं। आपने कभी खूनी मोड़ के बारे में सुना है? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। हाईवे सीधी लाइन में दूर तक फैला था। दोनों ओर खेत और जमीन पर जमी धुंध ने जैसे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। लोगों को बातें बनाना पसंद है, मैंने आखिरकार कहा। आत्माएं, श्राप, भूतिया जगहें, सब बकवास है। ये रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन वजह है खराब मौसम और लापरवाह ड्राइवर, और कुछ नहीं। राजू पूरी तरह से यकीन करता हुआ नहीं दिखा, लेकिन उसने विषय बदल दिया और खिड़की से बाहर के नजारे देखने लगा। घंटों का सफर तय करते हुए हम मैदानों से पहाड़ियों की ओर बढ़ गए। ट्रक ने चढ़ाई करते हुए कराहना शुरू कर दिया। उसका इंजन ढलान चढ़ने में संघर्ष कर रहा था। मैंने गियर बदला, जैसे ट्रक को आगे बढ़ने के लिए मनाना पड़ा हो। दोपहर के समय हम एक ढाबे पर रुके। मालिक, जो एक हंसमुख और गोल मटोल इंसान था, ने हमें गर्म पराठे और दाल परोसी। ठंड में यह खाना किसी वरदान से कम नहीं था। हमने चुपचाप खाना खाया। जैसे ही हम जाने के लिए तैयार हुए, एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। वह दुबला पतला और झुका हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसने हाथ फैलाया, हथेली ऊपर की ओर। थोड़ा खाना मिलेगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। राजू ने एक पराठा कपड़े में लपेटकर उसे दिया। बूढ़े ने सिर हिलाकर धन्यवाद किया, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। तुम स्पीति जा रहे हो? उसने कहा, जैसे ये कोई सवाल ना हो बल्कि एक तथ्य हो। हाँ, मैंने कहा, बातचीत से बचने की कोशिश में। खूनी मोड़ पर सावधान रहना, उसने चेतावनी दी। वहां सिर्फ रास्ता ही खतरनाक नहीं है। मैंने भौहें चढ़ाई। मतलब? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर धीमे धीमे चलता हुआ चला गया। राजू ने मेरी ओर देखा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आपको लगता है उसने सच में? मुझे लगता है वो भी एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास कहानियां सुनाने के अलावा कुछ नहीं है, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। चलो निकलते हैं। रास्ता अब और भी घुमावदार हो गया था। पहाड़ों के बीच खुदा हुआ। सड़क के किनारे देवदार के पेड़ कतार में खड़े थे और उनके काले साए बर्फ से ढकी चोटियों के बीच
अजीब लग रहे थे। हवा और ठंडी हो चुकी थी, जो हमारे कपड़ों की परतों को भी भेद रही थी। राजू खुद से कोई धुन गुनगुना रहा था, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो बेचैन था। वो बार बार सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड देख रहा था, जो हमारे अगले ठिकाने की दूरी बताते थे। क्या बात है? मैंने आखिरकार पूछा। कुछ नहीं भैया, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज से साफ था कि वो कुछ छुपा रहा है। साफ साफ बोल। कुछ पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, बस उस बूढ़े आदमी की बात याद आ रही है। मैंने खूनी मोड़ के बारे में सुना है। लोग कहते हैं वो जगह श्रापित है। ड्राइवरों को वहां चीजें दिखती हैं, ऐसे लोग जो सच में वहां होते ही नहीं। मैंने गहरी सांस ली। राजू, पता है मैंने ये रास्ता कितनी बार तय किया है, कभी कुछ नहीं हुआ। तुम बस सड़क और ट्रक पर ध्यान दो, कहानियां कहानियां ही होती हैं। वो सिर हिलाकर चुप हो गया, लेकिन उसकी बेचैनी जैसे मुख पर भी असर डालने लगी थी। मैंने महसूस किया कि मैं स्टीयरिंग को थोड़ा ज्यादा जोर से पकड़ रहा हूँ और सड़क को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख रहा हूँ। पहाड़ों का माहौल सच में आपको परेशान कर सकता है। परछाइयां आपकी नजर के कोनों में हिलती हैं, हवा फुसफुसाते हुए किसी की आवाज लगती है और अलगाव हर आवाज को बड़ा बना देता है। रात तक हम उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां सड़क अपने सबसे खतरनाक मोड़ लेती थी। खूनी मोड़ अब भी कई घंटे दूर था, लेकिन उसकी डरावनी कहानियों का बोझ हम पर लदा हुआ था। जल्दी ही रुकते हैं, मैंने कहा। आगे एक ढाबा है, वहीं रात गुजारेंगे। राजू ने सिर हिलाया, उसकी नजरें सड़क पर जमी थीं। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे बीच की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। धुंध भरी रात में वो ढाबा एक उम्मीद की तरह नजर आया। एक छोटी सी रोशनी जो सड़क के मोड़ पर टिमटिमा रही थी। लकड़ी के तंदूर से उठती गर्माहट और तली हुई पकौड़ों की खुशबू ने हमें जैसे ठंड की गिरफ्त से आजाद कर दिया। मैंने ट्रक को ढाबे के बाहर मिट्टी भरे आंगन में खड़ा कर दिया, जहां पहले से ही 2 बड़े वाहन खड़े थे। ढाबे के अंदर तंदूर की गर्मी ने ठिठुरती ठंड से राहत दी। कुछ ट्रक ड्राइवर लकड़ी की मेजों के पास बैठे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, जैसे कोई गहरी बात कर रहे हों। ढाबे का मालिक, मोटी मूंछों वाला एक अधेड़ आदमी, अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए हमारी तरफ आया। स्पीति की तरफ जा रहे हो? उसने पूछा, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। हाँ, और ठंड ने सफर और लंबा बना दिया है, मैंने हाथ मलते हुए कहा। थोड़ा खाएंगे और आराम करेंगे? खाने का इंतजार करते हुए रज्जू धीरे धीरे पास की मेज पर बैठे ड्राइवरों की तरफ खिसक गया। उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उसे खींच ले गई थी और मैंने उसे रोका नहीं। मैं खुद उस ढाबे के कोनों में भटकती परछाइयों को देखता रहा, जहां जलते हुए तेल के दिए की लौ दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। जगह में कुछ अजीब सा था, डरावना नहीं लेकिन पुराना, जैसे उस जगह ने समय से ज्यादा कुछ देख लिया हो। थोड़ी देर बाद रज्जू लौटा। उसका चेहरा परेशान दिख रहा था। भैया, वो लोग खूनी मोड़ के बारे में बात कर रहे थे। पिछले महीने 2 ड्राइवर वहां गायब हो गए और उनके ट्रक मंदिर के पास लावारिस पड़े मिले। मैंने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, रज्जू, इन कहानियों पर ध्यान देना बंद करो। लोग ऐसी जगहों पर डराने के लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन अगर बस करो, मैंने सख्ती से कहा। अपना खाना खाओ और आराम करो, कल लंबा सफर करना है। ढाबे का मालिक गर्मा गर्म दाल और चावल की प्लेटें लेकर आया। खाना इतना स्वादिष्ट और सुकून भरा था कि कुछ समय के लिए बातचीत खत्म हो गई। अगली सुबह पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी। उनके शिखर धूसर आकाश में मुश्किल से दिख रहे थे। हम जल्दी निकल गए, ये उम्मीद करते हुए कि बर्फ गिरने से पहले ज्यादा दूरी तय कर लें। ट्रक का इंजन ठंड में धीमा पड़ रहा था, लेकिन मैंने उसे संभालते हुए पहाड़ की चढ़ाई जारी रखी। रज्जू आज असामान्य रूप से चुप था। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं और उसकी बेचैनी में महसूस कर सकता था। खामोशी में पहाड़ों की विशालता और सड़क की तन्हाई का बोझ साफ महसूस हो रहा था। दोपहर तक हम उस सड़क पर पहुंचे जहां हवा कुछ भारी लगने लगी। जंगल सड़क के किनारे इतने घने हो गए थे कि आसमान छिप सा गया। मैंने जीपीएस पर नजर डाली, एक साधारण डिवाइस जिसे हमने किसी ड्राइवर से उधार लिया था। उसमें वही दिखा जो मुझे पता था। खूनी मोड़ बस 1 घंटे की दूरी पर था। भैया, रज्जू ने आखिरकार खामोशी तोड़ी, अगर हम कोई और रास्ता ले लें, भले देर हो जाए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है रज्जू, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। स्पीति जाने का यही एक रास्ता है। उसने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मंदिर के पहले निशान दिखाई देने लगे। एक पुराना और जंग लगा बोर्ड सड़क किनारे खड़ा था,
जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, खूनी मोड़, सावधानी से चलाएं। हम यहां से जल्दी निकल जाएंगे, मैंने खुद से ज्यादा रज्जू को यकीन दिलाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। इंजन अजीब सी आवाजें करने लगा, मानो उसने भी इस जगह की कहानी सुन रखी हो। मैंने गुस्से में गियर बदला और एक्सीलेटर पर पैर जमाया। ट्रक ने एक थकी हुई गर्जना की, लेकिन आगे बढ़ने लगा। मंदिर अचानक सामने आ गया, धुंध के बीच एक भूतिया आकार की तरह उभरते हुए। यह जितना सोचा था उससे भी छोटा था, धूसर पत्थरों से बना, काई से ढका हुआ। एक जंग लगी घंटी लकड़ी के फ्रेम से लटकी हुई थी, हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। रज्जू ने मंदिर को देखा, उसकी मुट्ठियां गोद में भींची हुई थी। भैया रुकना मत। नहीं रुकेंगे, मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। नजरें सड़क पर टिकाए रखी, लेकिन तभी कुछ ट्रक के सामने से गुजरा, एक परछाई तेज और झुकी हुई। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और ट्रक बर्फीली सड़क पर फिसलने लगा। तुमने देखा? मैंने धड़कते दिल से पूछा। राजू ने सिर हिलाया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो आदमी जैसा था। मैं कैब से बाहर निकला, मेरे बूट बर्फ पर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। सड़क पूरी तरह खाली थी, धुंध ऐसी घूम रही थी जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। मैंने ट्रक के सामने जाकर देखा, ये सोचते हुए कि शायद कोई वहां पड़ा हो, लेकिन कुछ नहीं था। भैया चलिए यहां से, राजू ने कैब से आवाज दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लगभग गिड़गिड़ाती हुई। मैं वापस कैब में चढ़ गया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस कोई जानवर होगा, बेवजह दिमाग मत खराब करो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मुझे महसूस हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। सड़क मोड़ों से भरी हुई थी, हर मोड़ के बाद घना जंगल और गहरा होता जा रहा था। धुंध हमें एक दूसरी परत की तरह लपेटे हुए थी। ट्रक के इंजन की आवाज भी दब गई थी। मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथ स्थिर रखे, लेकिन दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ रहे थे। राजू मेरे बगल में बैठा हुआ था, ढाबे से लाया हुआ ताबीज पकड़े हुए। मैंने उसे मना किया था कि इसे मत ले जाओ, लेकिन उसने कहा था कि यह सुरक्षा के लिए है। अब वह उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। भैया आपको कुछ अजीब लग रहा है, उसने अचानक पूछा। क्या? ठंड ये अलग लग रही है, ये सामान्य ठंड नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह सही कह रहा था, हवा और ठंडी और तीखी हो गई थी, जैसे उसमें सिर्फ ठंडक नहीं कुछ और भी था। तभी रेडियो में अचानक से स्टैटिक की आवाज आई, जिससे हम दोनों चौंक गए। एक हल्की आवाज उभरी, अस्पष्ट और अजीब सी, और फिर वापस खामोशी में खो गई। इसे बंद कर दो, राजू ने घबराई हुई आवाज में कहा। यह बस इंटरफेरेंस है, मैंने कहा। हालांकि मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने रेडियो का नॉब घुमाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे बंद करता, आवाज फिर लौट आई, इस बार तेज और स्पष्ट। देविंदर, मैं जैसे जम गया। भैया आपने सुना? राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, मेरा गला सूख गया था। वह आवाज मेरे नाम को पुकार रही थी, लेकिन वह इंसानी नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ प्राचीन, अडिग। मैंने रेडियो बंद कर दिया, नॉब को तब तक घुमाया जब तक वह आवाज खामोशी में खो नहीं गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से चिपचिपे हो गए थे। मेरे बगल में राजू सख्त होकर बैठा था, उसकी आंखें मिरर पर बार बार जाती, मानो कुछ उसके पीछे दिखाई देगा। सड़क पहले से ज्यादा अंधेरी लगने लगी थी। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि हेडलाइट्स भी उसे ठीक से भेद नहीं पा रही थी। हर मोड़ तंग होता जा रहा था, मानो पहाड़ हमें अपनी गिरफ्त में ले रहे हों। भैया शायद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, राजू ने झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज अब भीगी भीगी सी थी, लगभग प्रार्थना करती हुई। मैंने सिर हिलाया। बीच रास्ते में रुकने से कोई फायदा नहीं, चलते रहो, ये खतरनाक हिस्सा जल्द ही खत्म हो जाएगा। राजू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में यकीन नहीं था। जैसे ही हमने एक और मोड़ पार किया, मैंने अपनी नजर के कोने में कुछ देखा। एक काली आकृति सड़क के किनारे पेड़ों के पास खड़ी, बिना हिले डुले। मैंने तुरंत ब्रेक मारे, ट्रक थोड़ा फिसलता हुआ रुक गया। तुमने देखा? मैंने धीरे से पूछा। राजू का चेहरा सफेद हो गया था, उसने धीरे से सिर हिलाया। कोई पेड़ों के पास खड़ा था। मैंने विंडशील्ड से झांका, लेकिन वह आकृति गायब हो चुकी थी। धुंध घूम रही थी, ऐसी अजीब हरकत कर रही थी जैसे उसमें कोई जान हो, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। शायद मेरी नजर का धोखा था। मैंने खुद को और राजू को यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक धीरे धीरे फिर चलने लगा।
लेकिन वो आकृति फिर से दिखी, इस बार और पास, सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी। वो एक आदमी लग रही थी, लेकिन नहीं, एक परछाई जो आदमी की शक्ल में थी। उसकी शक्ल धुंधली थी, मानो धुंध ने उसे निगल लिया हो, लेकिन उसकी मौजूदगी नकारना नामुमकिन था। भैया, ट्रक मत रोकना, राजू चिल्लाया, मेरे हाथ को पकड़ते हुए। मैंने दांत भींचे और ट्रक को मोड़ दिया, किसी तरह उस आकृति से बचते हुए। ट्रक खतरनाक तरीके से सड़क के किनारे जा लगा। पहिए कंकड़ पर फिसले, लेकिन किसी तरह संतुलन बना रहा। मैंने पीछे के शीशे में देखा, लेकिन वो आकृति फिर से गायब थी। राजू हाँफ रहा था, उसके हाथ डैशबोर्ड को कसकर पकड़ रहे थे। भैया, वो इंसान नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर मैं जानता था कि वो सही कह रहा है। आगे सड़क समतल हुई और हम एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचे, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल के पुराने तख्ते ट्रक के वजन से चरमराने लगे, जैसे हर पहिया उनकी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रहा हो। नीचे नदी का पानी जोर से बह रहा था, बर्फीला और उग्र, चट्टानों से टकराकर गर्जना कर रहा था। भैया, क्या ये पुल सुरक्षित है? राजू ने खौफ में खिड़की से नीचे झांकते हुए पूछा। सालों से ये पुल यहाँ है, संभाल लेगा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी असमंजस झलक रहा था। पुल के बीच में पहुंचते ही ट्रक एक जोरदार झटके से हिल गया, मानो किसी ने नीचे से जोरदार धक्का दिया हो। राजू घबरा गया और मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। इंजन रुक गया। अब क्या? मैंने बड़बड़ाते हुए इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। राजू ने खिड़की से टॉर्च जलाकर नीचे देखा। भैया, कुछ नहीं दिख रहा, शायद एक्सल में कुछ अटक गया हो। मैं ट्रक से नीचे उतरा। सर्द हवा ने मेरी हड्डियों तक को जमा दिया। पुल मेरी हर हरकत पर चरमरा रहा था। मैंने ट्रक के नीचे झांक कर देखा, पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। और फिर मैंने सुना एक गहरा गुर्राहट जैसा आवाज। राजू, ट्रक में वापस बैठो, मैंने जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज धुंध में गूंज उठी। राजू ने बिना किसी सवाल के कैब में वापसी की और मैं भी तुरंत अंदर घुसा। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, इंजन गरजता हुआ चालू हो गया, मानो वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। जैसे ही हमने पुल पार किया, मैंने साइड मिरर में देखा और मेरी सांस थम गई। ट्रक के पीछे एक परछाई लटक रही थी। उसकी लंबी भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी लहरों की तरह फैल रही थी। उसका चेहरा, या जो कुछ भी उसका चेहरा था, एक खाली अंधकार था, लेकिन उसकी नजरें मुझे महसूस हो रही थी। पीछे मत देखना, मैंने राजू से कहा और एक्सीलेटर को जोर से दबा दिया। ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, पुल चरमराते हुए पीछे छूट गया। जैसे ही हमने ठोस जमीन पर कदम रखा, वो परछाई गायब हो गई। पुल के पार जंगल कुछ अलग महसूस हो रहा था, और घना और भारी, जैसे हवा में अदृश्य आंखों का भार था। ट्रक की हेडलाइट्स पेड़ों पर लंबी मुड़ी तुड़ी परछाइयां डाल रही थीं, जो ऐसा लग रहा था मानो हमें पकड़ने के लिए झुक रही हों। राजू ने खामोशी तोड़ी। भैया, वो क्या था पुल पर? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या कहता कि वो हमारी थकान का परिणाम था, या कि हम बस घबरा रहे थे, लेकिन सच्चाई में जानता था। पता नहीं, मैंने आखिरकार कहा, लेकिन हम अब नहीं रुकेंगे, इस जंगल से बाहर निकलने तक नहीं। सड़क और संकरी हो गई और दोनों तरफ के पेड़ मानो पास आ रहे थे। धुंध और घनी हो गई, ट्रक के चारों ओर लिपटते हुए। कभी कभी परछाइयों में कुछ हरकत होती दिखती थी, छोटे झलकते हुए आकार जो ध्यान केंद्रित करते ही गायब हो जाते। राजू ने अपना ताबीज और कसकर पकड़ लिया। भैया, ये जगह कुछ गलत है। मैंने सिर हिलाया। स्टीयरिंग पर इतनी जोर से पकड़ बनाई कि मेरी उंगलियां सफेद हो गईं। सावधान रहो, कुछ दिखे तो मुझे बताना। हम खामोशी से आगे बढ़ते रहे। इंजन की गड़गड़ाहट और कंकड़ पर टायरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन तभी फुसफुसाहटें शुरू हुई। शुरू में वो धीमी थी, इतनी कि इंजन के शोर में दब गई। एक हल्की सी बड़बड़ाहट जो ऐसा लग रहा था जैसे जंगल से आ रही हो। भैया, ये आवाजें सुन रहे हो? राजू ने कांपते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। मेरी नजरें सड़क और पेड़ों के बीच भाग रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और साफ सुनाई देने लगी, हालांकि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से ये आवाजें आ रही हों, धुंध में गूंजती हुई। और फिर अचानक कुछ ट्रक के साइड पर जोर से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक पलटने से बाल बाल बचा। ये क्या था?
मैंने चिल्लाते हुए ट्रक को संभालने की कोशिश की। राजू ने खिड़की से झांका और चीख पड़ा, भैया वो वापस आ गया है, साइड में चिपका हुआ है। मैंने एक नजर डाली और देखा वो परछाई वाला शख्स ट्रक की साइड पर चिपका हुआ था। उसका खाली चेहरा खिड़की के कांच से सटा हुआ था। मजबूती से पकड़ो, मैंने चिल्लाते हुए ट्रक को जोर से मोड़ा। ट्रक सड़क के किनारे तक खिसक गया, एक बार फिर गिरने की कगार पर। लेकिन जैसे ही ट्रक संभला, वो परछाई फिर से गायब हो गई। अब सिर्फ राजू की हांफती हुई सांसें और फुसफुसाहटों की गूंज बाकी थी। हमने उसके बाद लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। सड़क जंगल की ओर गहराई में जाती रही। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शांत हो गईं, लेकिन उनके पीछे एक घुटन भरी खामोशी छोड़ गई। मैंने डैशबोर्ड पर लगी घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बजे का समय हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम इस बुरे सपने में कई दिनों से फंसे हुए थे। राजू अपनी सीट पर झुका हुआ था, अपने ताबीज को ऐसे पकड़कर बैठा था जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। हवा में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे डर ने सब कुछ जकड़ लिया हो। जंगल का घना इलाका आखिरकार एक खुली जगह में बदल गया। ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में एक धुंधला सा ढांचा दिखा, एक पुराना जर्जर सा मंदिर। उसकी छत आधी टूट चुकी थी और उसकी दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं। हमें रुकना चाहिए, राजू ने अचानक कहा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। मैंने उसे घूरा। रुकें? तुम पागल हो गए हो क्या? भैया, वो चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है अभी। शायद ये जगह सुरक्षित हो, उसने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज में यकीन नहीं था। मैंने थकावट से गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट के लिए। मैंने ट्रक को मंदिर के पास रोक दिया, लेकिन इंजन चालू रखा। रात की खामोशी हमें घेरने लगी। दूर से बस नदी की हल्की आवाज आ रही थी। राजू पहले नीचे उतरा। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैं झिझक रहा था। मेरा मन बार बार कह रहा था कि ट्रक के अंदर ही रहूं, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ी। मंदिर पास से और भी छोटा लग रहा था। उसकी पत्थर की दीवारों पर भगवान और राक्षसों की धुंधली नक्काशी थी। बीच में एक चबूतरा था, जिस पर एक छोटा सा टूटा हुआ मूर्ति रखा था। मूर्ति के चेहरे के निशान वक्त की मार से मिट चुके थे। ये जगह पुरानी लगती है, राजू फुसफुसाया। उसकी टॉर्च कांप रही थी। मैंने सिर हिलाया, चारों ओर नजर घुमाई। इस मंदिर में कुछ तो अजीब था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्या। यहाँ की हवा बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। राजू जैसे ही मूर्ति के पास गया, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। एक अजीब सी कंपकंपी मेरे शरीर में दौड़ गई। राजू, मत छूना, मैंने कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उसके हाथ ने मूर्ति को छुआ, हवा में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। जमीन कांपने लगी और वो फुसफुसाहटें वापस लौट आईं, इस बार और तेज और बेताबी से भरी हुई। ट्रक में वापस चलो, अभी, मैं चिल्लाया। उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। हम दौड़ते हुए ट्रक की ओर भागे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, ऐसा लगा जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति हरकत में आ गई हो। पेड़ों के बीच परछाइयां फिसल रही थीं। उनकी आकृतियां अस्पष्ट लेकिन डरावनी थीं। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और इंजन चालू किया। ट्रक गुर्राते हुए आगे बढ़ा। पीछे देखते ही मुझे दिखाई दिया कि मंदिर अपने आप ढह रहा था, मानो अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। आगे की सड़क अब अलग थी, संकरी, टूटी फूटी, जैसे कई सालों से किसी ने इस पर कदम न रखा हो। दोनों ओर पेड़ और पास आ गए थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आपस में मिलकर आसमान को ढक रही थी। भैया, वो क्या था? राजू की आवाज डर के मारे कांप रही थी। पता नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है, मैंने कहा, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और कसते हुए। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक अचानक जोर से हिला। भैया रुको, राजू चिल्लाया। मन मारकर मैंने ट्रक रोक दिया और टॉर्च उठाई। तुम यहीं रहो, मैंने राजू से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उस ट्रक से बाहर कदम रखते ही मैं पीछे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। सामान को ढकने वाली तिरपाल फटी हुई थी। उस पर गहरे लंबे निशान थे, जैसे किसी बड़े पंजे ने उसे चीरा हो। मेरे पेट में मरोड़ उठी जब एहसास हुआ कि कोई चीज ट्रक के अंदर घुसकर सामान को उलट पुलट चुकी है। राजू, सामान की लिस्ट चेक करो, मैंने चिल्लाते हुए कहा।
और खुद ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़कर नुकसान का जायजा लेने लगा। लेकिन इससे पहले कि राजू जवाब देता, वो फुसफुसाहटें फिर लौट आईं। इस बार और तेज और पास। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच कुछ हलचल पर पड़ी और फिर वो दिखे। पेड़ों के बीच से चमचमाती हुई दो आंखें मुझे घूर रही थीं। वो इतनी ऊंचाई पर थीं कि किसी जानवर की हो ही नहीं सकती थी। उनकी बिना पलक झपकती निगाहें मेरी रूह तक सर्द कर गईं। ट्रक में बैठो, मैंने चीखते हुए कहा और फौरन कैब की ओर भागा। राजू को दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह तुरंत पैसेंजर सीट पर कूद गया और मैंने गैस पर पैर रखते हुए ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। वो चमकती आंखें हमारे पीछे पीछे थीं, पेड़ों के बीच ऐसी गति से दौड़ रही थीं जो इंसानी कल्पना से परे थी। भैया तेज चलाओ, वो आ रही है, राजू ने डर से कांपते हुए कहा। उसका ताबीज इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने ट्रक की पूरी ताकत झोंक दी। इंजन कराहते हुए तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन चाहे हम जितनी भी तेजी से भागे, वो आंखें हमारे करीब ही बनी रहीं। उनकी डरावनी चमक हमारे पीछे की हर चीज को दबा रही थी। आखिरकार जंगल खत्म हुआ और सड़क खुली चट्टानों से घिरे रास्ते में बदल गई। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम की। मेरे हाथ अब भी डर के मारे कांप रहे थे। क्या हम उससे पीछा छुड़ा पाए? राजू ने डर से धीमी आवाज में पूछा। शायद, मैंने कहा, लेकिन खुद को भी यकीन नहीं था। फिर से छाई खामोशी और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। उसके लंबे बिखरे बाल कीचड़ से सने हुए थे और उसकी सफेद साड़ी पर मिट्टी के दाग थे। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक जोर से घिसटता हुआ ठीक उसके सामने रुका। भैया रुको मत, बस भागो यहां से, राजू ने घबराहट से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत वहीं खड़ी रही, बिना किसी हलचल के। उसका सिर एक अजीब से कोण पर झुका हुआ था और उसकी नजरें सीधे हम पर थीं। तुम कौन हो? मैंने मुश्किल से पूछा। मेरी आवाज अजनबी सी लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और ट्रक के पीछे की ओर इशारा किया। भैया ये इंसान नहीं है, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी। उसके हिलने का तरीका इतना असामान्य और झटकेदार था, जैसे कोई कठपुतली डोरी से खींची जा रही हो। और फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया, एक घिनौनी, बेतरतीब मुस्कान जिसने मेरे अंदर की हर नस को डर से सुन्न कर दिया। उसके बाद हमने लंबी दूरी तक रुकने की हिम्मत नहीं की। सड़क जंगल के ओर गहराई में जाती रही और वो फुसफुसाहटें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। लेकिन उनके पीछे एक भारी घुटन भरी खामोशी छूट गई। मैंने डैशबोर्ड पर नजर डाली। रात के 2 बज चुके थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हम इस डरावने सफर में कई दिनों से फंसे हुए हैं। राजू अपनी सीट पर झुका हुआ था। उसका ताबीज उसके हाथों में जकड़ा हुआ था, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। हम दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे डर ने हमारी आवाजें छीन ली हों। फिर जंगल अचानक खुला और एक खाली मैदान सा दिखा। सामने एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइट्स में उसकी धुंधली रूपरेखा नजर आई। उसकी छत आधी ढह चुकी थी और दीवारों पर लताएं छड़ी हुई थीं। भैया हमें रुकना चाहिए, राजू ने अचानक कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। रुकें? तुम पागल हो गए हो क्या? भैया वो चीज काफी देर से हमारा पीछा नहीं कर रही। शायद ये जगह सुरक्षित हो, उसने कहा। लेकिन उसकी बातों में खुद भी यकीन नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। थकावट का बोझ मेरे ऊपर हावी हो रहा था। ठीक है, लेकिन बस कुछ मिनटों के लिए। मैंने ट्रक को मंदिर के पास रोक दिया। इंजन चालू ही रखा। रात की खामोशी हमें घेर रही थी, जिसे सिर्फ दूर बहती नदी की आवाज तोड़ रही थी। राजू पहले नीचे उतरा। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैं झिझका। मेरी सारी इंद्रियां चिल्ला रही थीं कि मुझे ट्रक में ही रहना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मंदिर पास से कहीं ज्यादा छोटा लग रहा था। पत्थरों से बने इसके दीवारों पर देवी देवताओं और राक्षसों की पुरानी धुंधली नक्काशी थी। बीच में एक चबूतरा था, जिस पर एक छोटा सा टूटा हुआ मूर्ति रखा था, जिसकी आकृति समय की मार से लगभग मिट चुकी थी। भैया ये जगह बहुत पुरानी लगती है, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी टॉर्च पकड़ने वाले हाथ कांप रहे थे।
मैंने सिर हिलाया। मेरी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। इस जगह में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा था। हवा यहाँ कुछ ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। जैसे ही राजू मूर्ति के करीब गया, जमीन के नीचे से हल्की सी गूंज उठी, एक धीमा कंपन जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। राजू, रुक जाओ, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मूर्ति को छू लिया। उसके उंगलियों के सतह पर पड़ते ही एक कान फाड़ू गर्जना चारों ओर गूंज उठी। जमीन कांपने लगी और वहीं फुसफुसाहटें लौट आईं, इस बार और तेज और ज्यादा घबराहट भरी। ट्रक की तरफ भागो, अभी! मैंने चिल्लाते हुए राजू का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर से दूर खींचने लगा। हम दोनों ट्रक की तरफ दौड़ पड़े, जबकि हमारे चारों ओर की हवा जैसे जिंदा हो गई थी। पेड़ों के बीच परछाइयां फड़फड़ा रही थीं। उनके रूप अस्पष्ट लेकिन खतरनाक थे। मैंने दरवाजा बंद किया और इंजन को जोर से गियर में डाला। ट्रक लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। पीछे के शीशे में मैंने देखा कि मंदिर जैसे खुद में समा रहा हो, अंधेरे में गायब हो गया। आगे की सड़क अब बदली हुई लग रही थी, और भी संकरी और भी खराब, जैसे सालों से इस्तेमाल में नहीं थी। पेड़ और करीब आ गए थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आपस में उलझकर आसमान को ढक रही थीं। भैया, वो सब क्या था? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, मैंने कहा, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए। हमें यहां से निकलना होगा इससे पहले कि एक जोरदार धमाके ने मेरी बात काट दी और ट्रक अचानक जोर से हिला। भैया रोको, राजू चीखा। मन नहीं होते हुए भी मैंने ट्रक को रोका और टॉर्च उठाई। तुम यहीं रुको, मैंने राजू से कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं ट्रक से बाहर निकला और पीछे की ओर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर की हवा में अजीब सी खामोशी थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ट्रक के माल को ढकने वाली तिरपाल फटी हुई थी, जैसे उस पर किसी ने पंजों से गहरे निशान बनाए हों। मेरे पेट में मरोड़ उठी जब एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर कुछ था जो सामान को खंगाल चुका था। राजू, माल की लिस्ट चेक करो, मैंने चिल्लाते हुए कहा और खुद ट्रक के पीछे जाकर नुकसान देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि राजू कुछ कह पाता, वो फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, इस बार और तेज और करीब। मैंने तुरंत पलट कर देखा। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच कुछ हरकत पकड़ पाई। एक जोड़ी चमकती आंखें जो हम पर घूर रही थीं। वो जमीन से इतनी ऊंचाई पर थीं कि किसी सामान्य जानवर की नहीं हो सकती थीं। उनकी निर्निमेष घूरती नजरें मेरी रीढ़ में सिहरन भर गईं। ट्रक में वापस चलो, मैंने चिल्लाते हुए केबिन की तरफ दौड़ लगाई। राजू को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो फुर्ती से पैसेंजर सीट पर चढ़ा और मैंने तुरंत एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। वो चमकती आंखें हमारे पीछे दौड़ रही थीं, पेड़ों के बीच असंभव गति से इधर उधर सरकती हुई। भैया तेज चलाओ, वो आ रहा है, राजू चिल्लाया। अपनी ताबीज को इतनी कसकर पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने ट्रक की स्पीड सीमा तक बढ़ा दी। इंजन के हर हिस्से से जैसे शिकायत की आवाजें आ रही थीं। लेकिन चाहे जितनी तेजी से हम चले, वो आंखें हमारे करीब ही बनी रहीं। उनका चमकता हुआ डरावना प्रकाश लगातार हमारी पीठ पर जलती नजर की तरह महसूस हो रहा था। आखिरकार हम जंगल से बाहर निकले। पेड़ पीछे छूट गए और सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें दिखने लगी। मैंने ट्रक की गति धीमी कर दी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। क्या हमने पीछा छुड़ा लिया? राजू ने डर से कांपती आवाज में पूछा। शायद, मैंने कहा, लेकिन खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। जो खामोशी उसके बाद छा गई, वो पीछा करने से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अचानक सड़क के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे और सफेद साड़ी कीचड़ से सनी हुई थी। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक घिसटता हुआ उसके कुछ फीट पहले रुक गया। भैया मत रुको, आगे बढ़ो, राजू घबराई आवाज में चिल्लाया। लेकिन मैं हिल भी नहीं पाया। वो औरत बिना हिले डुले खड़ी थी। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था और उसकी आंखें सीधी हमें घूर रही थीं। तुम कौन हो? मैंने किसी तरह कांपती आवाज में पूछा। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया। भैया, ये इंसान नहीं है, राजू ने धीरे से कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी।
उसकी हरकतें अजीब और झटकेदार थीं, जैसे किसी कठपुतली की। और फिर उसने मुस्कुराया, एक भयानक घिनौनी मुस्कान। वो मुस्कान इतनी अस्वाभाविक थी कि मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मेरा पैर एक्सीलेटर के ऊपर कांपता हुआ रुका रहा। मन और डर के बीच खिंचाव चल रहा था। राजू चिल्ला रहा था। उसकी आवाज दूर से आती हुई लग रही थी। औरत एक और कदम आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। चलाओ भैया, प्लीज चलाओ। राजू की आवाज टूट गई। उसकी चीख ने मुझे वास्तविकता में वापस खींच लिया। मैंने जोर से एक्सीलेटर पर पैर मारा और ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। वो औरत हिली तक नहीं। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी रही। उसका हाथ अब भी ट्रक के माल की तरफ इशारा कर रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा हम उसे टक्कर मार देंगे, लेकिन जैसे ही हमने उस जगह को पार किया जहां वो खड़ी थी, वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। तुमने देखा? मैंने धीरे से पूछा, स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और कसते हुए। वो अचानक गायब हो गई, राजू ने हकलाते हुए कहा, ट्रक के पीछे झांकते हुए। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ाए रखी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके बारे में मत सोचो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, केबिन के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि सांस लेते वक्त भाप नजर आ रही थी। मैंने हीटर को एडजस्ट किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या हो रहा है? राजू ने कांपते हुए पूछा। जवाब एक धीमी दस्तक के रूप में आया, छत से आ रही धीमी धीमी टुक टुक टुक। हम दोनों जम गए, एक दूसरे को डर से भरी नजरों से देखा। भैया, कोई ट्रक की छत पर है, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो दस्तक और तेज हो गई, जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। फिर जैसे हमारे साथ खेल कर रहा हो, एक सफेद हाथ अचानक विंडशील्ड पर आ टिका। राजू की चीख निकली और मैंने घबराहट में ट्रक को झटका दिया। टायर चीखते हुए सड़क पर घिसट गए। वो हाथ गायब हो गया, लेकिन उसके पीछे गीले निशान छूट गए जो कांच पर नीचे की ओर फिसल गए। हम कुछ मिनटों तक चुप रहे। इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और ट्रक के ढांचे की कभी कभी होने वाली चरमराहट ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। अब क्या करें? राजू ने आखिरकार कांपती आवाज में पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा दिमाग तमाम खतरनाक संभावनाओं से भरा हुआ था। हम बस चलते रहेंगे, मैंने आखिरकार कहा। हम कहीं नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पीछे आए तो? अगर हम नहीं रुकेंगे, मैंने गुस्से में कहा। मेरी आवाज खुद मुझे झकझोर गई। रुकना उसकी चाल है। राजू ने चुपचाप सिर हिलाया और सीट में सिकुड़ गया। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। आगे की सड़क अब धुंधली लग रही थी। मेरी सारी फोकस हेडलाइट की 2 किरणों पर थी, जो अंधेरे को चीर रही थी। लेकिन चाहे जितना भी आगे बढ़ें, वो एहसास कि कोई हमें देख रहा है पीछा नहीं छोड़ रहा था। घंटों बीत गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे दिन निकल गए हों। जंगल अब बंजर पहाड़ियों में बदल चुका था, जिनकी चट्टानी ढलानें चांदनी में हल्के प्रकाश से नहाई हुई थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 4 बजने वाले थे। ट्रक की छत पर थपथपाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन बेचैनी का एहसास अभी भी कायम था। हर परछाई जैसे हिल रही थी और हर आवाज सन्नाटे में कई गुना ज्यादा डरावनी लग रही थी। अगला गांव पास ही है, मैंने कहा, हालांकि खुद मुझे इस पर यकीन नहीं था। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। भैया देखो, मैंने उसकी नजर का पीछा किया और मेरा दिल जैसे रुक गया। हमारे सामने सड़क पत्थरों की एक पंक्ति से बंद थी, जो इतनी सफाई से लगाए गए थे कि किसी ने जानबूझकर रास्ता रोका हो। मैंने तुरंत ब्रेक दबाए और ट्रक समय रहते रुक गया। ये क्या बकवास है? कोई हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, राजू ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे डर उसके गले में अटक गया हो। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतरा। नसें तनाव में थीं। यहाँ की हवा और भी ठंडी थी और चारों ओर का सन्नाटा एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहा था। वो पत्थर इस तरह से रखे गए थे जैसे कोई विशेष पैटर्न बनाया गया हो। हर पत्थर पर अजीब से निशान थे जो हल्के से अंधेरे में चमक रहे थे। भैया इन्हें छूना मत, राजू ने ट्रक के अंदर से ही चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो फुसफुसाहटें फिर लौट आईं, इस बार और तेज और बेहद करीब। मैंने मुड़कर टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फुसफुसाहटें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे हम उनके बीच फंस चुके हों। राजू बाहर आओ, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी।
राजू थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार वो नीचे उतरा, अपने ताबीज को कसकर पकड़े हुए, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। अब क्या करें भैया? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे भीतर की हर एक भावना कह रही थी कि यहां से भाग निकलो, लेकिन वो पत्थर रास्ता रोके खड़े थे और फुसफुसाहटें जैसे हर पल तेज होती जा रही थी। तभी मेरी नजर के कोने में कुछ हरकत हुई, एक परछाई जो चट्टानों के बीच सरक रही थी। कौन है वहां? मैंने पूछा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और करीब आ गई और धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा। वो वही औरत थी जो पहले दिखी थी। उसका घिनौना मुस्कुराता चेहरा अब शुद्ध क्रोध और द्वेष से भरा हुआ था। वो फिर आ गई, राजू ने धीरे से कहा, मेरे और करीब खिसकते हुए। वो औरत अब मेरी तरफ इशारा कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर जैसे किसी इशारे पर उन पत्थरों की चमक बढ़ने लगी। उनके निशान अब तेजी से धड़कने लगे, जैसे किसी अनजानी ऊर्जा से भर गए हों। भैया, वो क्या कर रही है? राजू ने डर से कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। ट्रक में वापस चलो, मैंने कहा, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, जमीन कांपने लगी, पत्थर हिलने लगे, उनके निशान जलने जैसी रोशनी में बदल गए और फुसफुसाहटें अब एक तेज गूंजती हुई दहाड़ में तब्दील हो गईं। भागो! मैंने चिल्लाते हुए राजू को ट्रक की तरफ खींचा। हम बमुश्किल कैब के अंदर पहुंचे ही थे कि जमीन से एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जिसने चारों ओर की हर चीज को अंधेरे और उजाले के बीच उलझा दिया। ट्रक बुरी तरह हिल रहा था और एक पल के लिए लगा कि वो पलट जाएगा, लेकिन फिर उतनी ही अचानक जितनी तेजी से ये सब शुरू हुआ था, रोशनी गायब हो गई और फुसफुसाहटें थम गईं। वो पत्थर गायब हो चुके थे और सड़क अब साफ थी। ये क्या हो गया भैया? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे भी नहीं सका। मेरी नजरें रियर व्यू मिरर पर जम चुकी थीं, जहां उस औरत की जलती हुई आंखें अब भी हमें घूर रही थीं। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो छवि मेरी आंखों से नहीं हटी। उसकी जलती हुई आंखें, उसका विकृत चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मौजूदगी को मेरी आत्मा में जलाकर छोड़ रही हो। राजू मेरे पास कांपते हुए बैठा था, अपनी ताबीज को कसकर पकड़े हुए और मंत्र बुदबुदा रहा था। मुझे खामख्वाह कुछ ऐसा चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे उस दुष्टता को दूर किया जा सके जो हमारे ऊपर जैसे बादल की तरह मंडरा रही थी। हमें यह समझना होगा कि क्या हो रहा है, राजू ने धीमी आवाज में कहा। क्या समझना? मैंने गुस्से में आकर जवाब दिया। मेरा गुस्सा अब मुझ पर हावी हो रहा था। हम कहीं के नहीं हैं और हमें पता नहीं क्या पीछा कर रहा है। समझने के लिए क्या है? राजू झिझका, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कोई वजह तो होगी इसके पीछे, कुछ तो ऐसा होगा जो हमने किया या जो हम लेकर चल रहे हैं। उसकी बातों ने मेरे पेट में अजीब सा घुमाव दिया। माल। मैंने वर्षों तक सैकड़ों जॉब्स की थी, बहुत सी में ये तक नहीं पूछा कि मैं क्या लेकर जा रहा हूं। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। एक बक्सा रात के अंधेरे में एक बिना नाम वाले गोदाम से लिया गया, उन लोगों की निगाहों में लोड किया गया जो फुसफुसाते हुए बातें करते थे। ट्रक में क्या है भैया? राजू ने चुप्पी तोड़ी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कड़ा था। हमें चेक करना होगा। क्या होगा अगर ये सब उसी से जुड़ा है? मैं नहीं चाहता था कि ट्रक रुके, नहीं चाहता था कि हम कैब की सुरक्षा छोड़ें, लेकिन राजू सही कह रहा था। समस्या को अनदेखा करने से वो खत्म नहीं हो जाएगी। अचानक मैंने साइड पर ट्रक रोक दिया, इंजन चालू ही रखा। रात का माहौल अजीब तरह से शांत था, बस ट्रक के इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। हम दोनों पीछे कूदे, हमारे फ्लैशलाइट्स अंधेरे में से रास्ता बना रहे थे। माल एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था जो भारी धातु की क्लैस्प से सील किया हुआ था, और उस पर वही अजीब चिन्ह थे जो हमने पत्थरों पर देखे थे। क्या तुम ये देख रहे हो? राजू फुसफुसाया, उन निशानों की ओर इशारा करते हुए। मैंने सिर हिलाया, मेरी गला सूख रहा था। हाँ, ये वही है, वही कुत्ते के निशान। खोलो, राजू ने कहा। उसकी आवाज में डर था। क्या तुम पागल हो? क्या होगा अगर? हमें पता करना होगा क्या है अंदर भैया। क्या होगा अगर यही वो चीज है जिसे वो चाहती है? मैंने संकोच किया। मेरी सारी प्रवृत्तियां मुझे इस बक्से को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन जिज्ञासा और बेचैनी ने जीत हासिल की। मैंने क्रोबार से क्लैस्प खोलने की कोशिश की और धातु जोर से कराहने लगी। अंदर एक छोटा सा
सजा हुआ बक्सा था जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी थी। वो हल्की अप्राकृतिक गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे वो जिंदा हो। यह क्या है? राजू ने पूछा, और उसके चेहरे पर घबराहट थी। मुझे नहीं पता, मैंने फुसफुसाया। जैसे ही मैंने बक्से को छुआ, एक ठंडी हवा ने ट्रक के अंदर बहते हुए हमारे फ्लैश लाइट्स को बुझा दिया। अंधेरा पूरी तरह से घेर चुका था। घुटन महसूस हो रही थी। मैं फ्लैशलाइट को तलाशता हुआ कांपते हुए जैसे तैसे उसे वापस जलाया और पाया कि बक्सा हल्के से चमक रहा था। उसकी नक्काशी धड़कन की तरह पल्स कर रही थी। उसे मत छुओ, राजू ने डर के मारे कहा, लेकिन मैं उसे नकार नहीं सका। बक्से में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था, एक अजीब और अदृश्य आकर्षण। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी सतह को छुआ। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक ठंडी लहर मेरी पूरी शरीर में दौड़ गई और फुसफुसाहटें फिर से लौट आईं, अब ज्यादा तेज और ज्यादा जोर से। ट्रक जोर से झटका खाने लगा और धातु के कराहने और टायरों के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो यहाँ है, राजू चिल्लाया, दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। वो औरत वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें दो दीपकों की तरह जल रही थीं। वो ट्रक के अंदर चली आई। उसका विकृत मुस्कान वापस आ गया। इसे छोड़ दो, उसने हिस किया। उसकी आवाज एक साथ हजारों आवाजों की तरह गूंज रही थी। मैं पीछे हटते हुए बक्सा गिरा दिया। वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरा और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। औरत की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नजर बक्से पर चली गई। तुम नहीं जानते क्या लेकर चल रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब ज्यादा नर्म और दुखी थी। क्या है ये? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और एक गहरी उदासी उसकी आंखों में उतर आई। एक शाप, एक कैद, एक बोझ जिसे तुम कभी नहीं उठाना चाहिए था। वो बक्से की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, वो झिंकी जैसे उसे जलन हो रही हो। अब देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। तुमने रास्ता खोल दिया है। क्या रास्ता? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उनका रास्ता, उसने डर से भरी आंखों से कहा। वे कौन है? मैंने पूछा। हालांकि अंदर का एक हिस्सा नहीं चाहता था कि मुझे इसका जवाब मिले। वो जवाब नहीं दी। बजाय इसके उसने मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गई। राजू और मैं वहीं खड़े रहे, बक्सा हमारे पैरों के पास हल्की रोशनी देता हुआ। हम दोनों चुप थे, ये डरते हुए कि अब क्या होगा। हमें इसे खत्म करना होगा, राजू ने आखिरकार कहा। कैसे? मुझे नहीं पता, उसने कातर आवाज में कहा। लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम मरे हुए हैं। गाड़ी की चुप्पी भीतर से बहुत भारी हो रही थी जब हम कैब में वापस चढ़े। मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपते हुए पकड़ा हुआ था। मेरी आंखें रियर व्यू मिरर में लगातार देख रही थीं। आधे मन से ये उम्मीद कर रही थी कि वह औरत फिर से दिखाई देगी। क्या करें भैया? राजू ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया। मेरा मन उस बॉक्स के बारे में सोचते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। उस औरत के शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुमने रास्ता खोल दिया है, हमें मदद चाहिए, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज मुश्किल से इंजन की गड़गड़ाहट में सुनाई दे रही थी। किससे? मुझे नहीं पता। कोई पंडित हो शायद, कोई ऐसा जो इस तरह की चीजों को समझता हो। राजू ने सिर हिलाया, अपना ताबीज और ज्यादा कसकर पकड़ते हुए। अगले गांव में एक मंदिर है, शायद वहां कोई मदद कर सके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएं, मैंने कहा, एक्सेलरेटर दबाते हुए। गांव तक का सफर बहुत कष्टकारी था। हर गुजरते मील के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और अदृश्य शांति जैसे हमारे ऊपर दबाव बना रही थी। जंगल मानो जिंदा था। उसकी परछाइयां मुड़ और घूम रही थीं, जैसे वे हमें देख रहे हों। राजू की प्रार्थनाएं कैब में गूंज रही थीं। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। मैं सड़क पर ध्यान केंद्रित करता रहा, बढ़ते डर को खुद से दूर करने की कोशिश करता हुआ। फिर अचानक हेडलाइट्स ने कुछ देखा। रास्ते के बीच में खड़ा एक शख्स। मैंने ब्रेक दबाए। ट्रक खतरनाक तरीके से रुकते हुए उस शख्स से कुछ ही फुट दूर। इस बार वह एक आदमी था जिसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था। वह कौन है? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आदमी ने अपना हाथ उठाया, सीधा हमारी तरफ इशारा करते हुए। उसका हुड गिरा और उसका चेहरा दिखा। वो चेहरा बहुत अजनबी सा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जाना पहचाना था। वह मेरा चेहरा था। ये क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा, नजरें हटाने की कोशिश करते हुए। वो डोपेलगैंगर कुछ नहीं बोला, बस उसने एक ठंडी खाली मुस्कान दी
जो मेरी रीढ़ तक ठंडी हवाएं भेज रही थी। फिर वह गायब हो गया, जैसे धुआं बनकर अंधेरे में घुल गया। राजू ने एक गहरी चीख मारी। भैया, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ भी सामान्य नहीं है। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे भी नहीं सकता था। मेरी गर्दन तंग हो रही थी और मन में विचारों का तूफान था जिन्हें मैं समझ भी नहीं पा रहा था। हम गांव पहुंचे। जैसे ही सुबह का उजाला फैलने लगा, सूरज की पहली किरणें भी उस भयावह माहौल को थोड़ा भी हल्का नहीं कर पा रही थी। सड़कों पर अजीब शांति थी। घर अंधेरे और खामोश थे। सभी कहाँ हैं? राजू ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, ट्रक को मंदिर के पास रोकते हुए। मंदिर पुराना था। उसकी पत्थर की दीवारों पर काई और दरारें जमी हुई थीं। वह अबैंडन्ड सा लगता था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम ट्रक से बाहर निकले और बॉक्स अब भी हल्के से चमकता हुआ पीछे पड़ा था। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई थीं और मंदिर की तरफ बढ़ते हुए वे और तेज होती जा रही थी। मंदिर के भीतर हवा में अगरबत्तियों और सड़न की महक घुली हुई थी। एक तेल का दीपक कोने में जलता हुआ था। उसकी रोशनी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। क्या कोई यहाँ है? मैंने पुकारा। मेरी आवाज खाली मंदिर में गूंज रही थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें तेज थीं, हालांकि वह उम्र से बहुत कमजोर लग रहा था, और उसके आसपास एक अधिकारपूर्ण हवा थी। तुम एक भारी बोझ ढो रहे हो, उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। ये नहीं जानता था कि अब क्या कहना चाहिए। बूढ़े आदमी की नजरें बॉक्स पर टिक गईं और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। ये कहां से लाए हो तुम? हमें इसे ढोने के लिए कहा गया था, मैंने कहा। हमें नहीं पता था कि यह क्या है। तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, उसने सिर हिलाया। यह बॉक्स एक बंदी है, एक प्राचीन बुरी शक्ति का कारागार। इसे खोलकर तुमने खुद पर शाप लाद लिया है। क्या करें? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, यह शाप आसानी से नहीं मिटेगा। इस बॉक्स से बंधी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह जो चाहती है उसे नहीं ले लेती। क्या चाहती है यह? मैंने पूछा, दिल धड़कते हुए। खून, दर्द, पीड़ा। यह निराशा से अपना पेट भरती है और तुम्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? हो सकता है, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में पछतावे का गहरा असर था। लेकिन इसके लिए बड़ी बलिदान चाहिए। किस प्रकार का बलिदान? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़े की आंखों में कठोरता आ गई। तुम्हें इस बॉक्स को उसके मूल स्थान जंगल में उस मंदिर में वापस ले जाना होगा जहां इसे पहली बार बंदी बनाया गया था। वहीं जाकर शाप को फिर से सील किया जा सकता है। अगर हम असफल हो गए तो? मैंने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में जो दिखा वो सब कुछ कह गया। हम गांव से एक निश्चित उद्देश्य के साथ निकले, लेकिन भय और आतंक के भारी बोझ के साथ। जंगल हमारा इंतजार कर रहा था। उसकी घनी छतरी ने सुबह की रोशनी को ढक लिया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं जैसे ही हम गहरे जंगल में घुसे, और वे और भी निराशा की ओर मुड़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे आत्मा को पता चल गया हो कि हम क्या करने जा रहे थे। ट्रक उबड़ खाबड़ रास्ते पर संघर्ष कर रहा था। उसके टायर डीली मिट्टी पर फिसल रहे थे। हवा और भी ठंडी हो गई थी और परछाइयां अस्वाभाविक तरीके से मुड़ और लहराने लगी थीं। राजू ने अपना ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी जबान पर लगातार मौन प्रार्थनाएं थीं। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और कस ली थी, इतनी मजबूती से कि मेरी अंगुलियां सफेद हो रही थीं। फिर अचानक इंजन झपकते हुए बंद हो गया। अब क्या करें? राजू ने घबराई आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए। ट्रक कराह उठा लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, जैसे कोई जिंदा चीज हमें चारों तरफ से घेर रही हो। पीछे रखा बॉक्स और ज्यादा चमकने लगा। उस पर बनी नक्काशियां अजीबो गरीब रोशनी में धड़क रही थीं। हम यहां नहीं रुक सकते, मैंने टॉर्च उठाते हुए कहा। हमें पैदल ही जाना होगा। राजू ने अनमने ढंग से सिर हिलाया और हम ट्रक से बाहर निकले। बॉक्स अब पहले से भी भारी लग रहा था, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति जुड़ गई हो। घने जंगल में बॉक्स को लेकर चलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हर कदम पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जैसे बॉक्स का वजन हर पल बढ़ रहा हो। फुसफुसाहटें अब हमें चारों तरफ से घेर रही थीं। एक अस्वाभाविक गूंज से हवा भर गई थी, जिससे मेरी रूह कांप रही थी। तुम्हें यह सुनाई दे रहा है?
राजू ने धीमी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फुसफुसाहटें अब सिर्फ आवाजें नहीं थीं, वो गहरी और खौफनाक हंसी बन चुकी थीं, जैसे हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा रही हों। सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था, कांटेदार बेलों और जड़ों से भरा हुआ था, जो हमारे टखनों को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। पेड़ हमारी तरफ झुके हुए लग रहे थे, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में डरावनी आकृतियां बना रही थीं। यह जगह जिंदा लग रही है, राजू बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सब तुम्हारा वहम है, मैंने कहा, हालांकि मैं खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पाया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई और हमारी टॉर्च की रोशनी इस घने अंधकार को काटने में नाकाम हो रही थी। हर झाड़ी में सरसराहट, हर टूटी टहनी की आवाज मेरे दिल को झकझोर रही थी। और फिर हमने वो सुना, एक गहरी गुर्राहट भरी आवाज जिसने हमें वहीं जड़ कर दिया। ये क्या था? राजू ने फुसफुसाते हुए पूछा, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए। पास ही रहो, मैंने कांपती आवाज में कहा। गुर्राहट फिर आई, इस बार और करीब से। इसके साथ ही भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और जमीन हमारे पैरों तले कांपने लगी। हमने आवाज की तरफ टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में दो लाल चमकती आंखें दिखी। वो प्राणी रोशनी में आया और मेरी सांस अटक गई। वो विशालकाय था, उसका शरीर उलझे हुए फर से ढका हुआ था, जो किसी अजीब व गरीब चमक के साथ झिलमिला रहा था। उसका चेहरा विकृत था, इंसानी आकृति का एक भद्दा मजाक, लंबे नुकीले दांतों और खोखली बेजान आंखों के साथ। भागो! मैंने चिल्लाते हुए राजू का हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। हम जंगल में दौड़ पड़े, बॉक्स को कसकर पकड़े हुए। वो प्राणी दहाड़ा, उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी, जैसे आसमान फट गया हो। शाखाएं मेरे चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थीं, मेरी त्वचा को चीरते हुए। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, उन दहाड़ों के साथ मिलकर आतंक का एक भयानक स्वरूप बना रही थी। राजू लड़खड़ा गया और बॉक्स लगभग गिरा दिया। मैंने उसे पकड़ा और उसे दोबारा खड़ा किया। रुको मत, मैंने चिल्लाया, लेकिन वो प्राणी तेज था, बहुत तेज। वो हमारी तरफ झपटा, उसके बड़े बड़े पंजे हवा में लहराए। मैं मुश्किल से बच पाया, लेकिन उस झटके ने मुझे संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। वो देखो, राजू ने चिल्लाते हुए दो बड़े पत्थरों के बीच एक संकरी दरार की ओर इशारा किया। हम उस दरार से अंदर घुस गए। प्राणी के पंजे पत्थरों को खुरचते हुए हमारे करीब आने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया, फिर वो गुर्राहट बंद हो गई और उसकी जगह एक धीमी डरावनी हंसी ने ले ली, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वो हमारे साथ खेल रहा है, मैंने कांपती आवाज में कहा। अब क्या करें? राजू ने डर से चौड़ी आंखों से पूछा। हमें आगे बढ़ना होगा, मैंने कहा, हालांकि मेरा हर तंतु वहीं छिपे रहने के लिए चिल्ला रहा था। घंटों दिन जैसे लग रहे थे। जब हम और गहराई में गए, बॉक्स हर कदम के साथ और भारी होता गया और उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि वो हमारे आगे का रास्ता रोशन करने लगा। आखिरकार हम एक खुली जगह पहुंचे। बीच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। उसके पत्थर समय की मार से टूटे फूटे और काई से ढके हुए थे। बॉक्स पर बने प्रतीक मंदिर के पत्थरों पर भी उकेरे हुए थे, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। यही है वो जगह, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। राजू ने कांपते हाथों से सिर हिलाया। हमने वो डिब्बा मंदिर के सामने रख दिया। अब क्या करें? उसने डर भरी आवाज में पूछा। हमें इसे यहीं वापस रखना होगा, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कैसे। जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुंचे, कान फोड़ू फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें दबा रही हो। डिब्बा कांपने लगा, उसकी नक्काशी से तीव्र रोशनी फूटने लगी और फिर वह खुल गया। उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा, जो हमारे चारों ओर लहराने लगा, जैसे किसी जीवित चीज की तरह। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। हजारों आवाजें दर्द और पीड़ा से भरी हुई। धुआं आकार लेने लगा। एक विशाल छाया उभरकर सामने आई, जिसकी जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुमने मुझे यहां वापस लाने की हिम्मत कैसे की? उस आत्मा ने फूंफकारते हुए कहा। उसकी आवाज चाकू की धार जैसी तेज थी। हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने चिल्लाया, हालांकि मेरी आवाज उस शोर में लगभग खो गई। आत्मा हंसी, एक भयानक हंसी, जिसने मेरी रगों में खून जमा दिया। तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, ये शाप अनंत है। नहीं, राजू ने आगे बढ़ते हुए कहा, कोई ना कोई रास्ता होगा। आत्मा की नजर उस पर टिक गई
और उसकी भयानक मुस्कान और भी खौफनाक हो गई। तुम मुझे चुनौती देने की सोच रहे हो तो भुगतो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आत्मा ने अपनी छायादार लपेटें फैलाकर राजू को जकड़ लिया। वह हवा में झूलने लगा। उसकी चीखें वातावरण को भेद रही थीं। आत्मा जैसे उसकी जान चूस रही थी। रुको! मैंने चिल्लाया, डिब्बे को उठाते हुए। आत्मा ठिठक गई। उसकी ध्यान मुझ पर आ गया। क्या तुम उसके लिए खुद को बलिदान करोगे? अगर इससे सब खत्म हो सकता है तो हाँ, मैंने कांपती हुई आवाज में लेकिन मजबूती से कहा। आत्मा फिर हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक सम्मान का सुर भी था। ठीक है, देखते हैं कि तुम इसके लायक हो या नहीं। उसकी लपेटों ने राजू को छोड़ दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश था लेकिन जिंदा। मेरे हाथों में डिब्बा जलने लगा। उसकी नखकाशी मेरी त्वचा पर निशान छोड़ने लगी। मैंने दांत भींच लिए लेकिन उसे गिरने नहीं दिया। तुम्हें चुनना होगा, आत्मा बोली। मुझे फिर से बंद कर दो और तुम्हारा शाप खत्म हो जाएगा, लेकिन इस शाप को कोई और उठाएगा। इसका क्या मतलब है? मैंने डरते हुए पूछा। इस शाप को नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा ने जवाब दिया। यह केवल पारित किया जा सकता है। मैंने राजू की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद और थका हुआ था। मैं उसे अपनी गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतने दे सकता था। मैं करूंगा, मैंने दृढ़ स्वर में कहा। आत्मा मुस्कुराई, एक घिनौनी विकृत हंसी के साथ। तो ठीक है। डिब्बा झटके से बंद हो गया। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई क्योंकि आत्मा उसमें खींच ली गई। जंगल एक बार फिर शांत हो गया। हवा में फैला दबाव गायब हो गया। जंगल की खामोशी ऐसा महसूस हो रही थी जैसे किसी भारी बोझ को उठा लिया गया हो। लेकिन फिर भी एक अजीब सा बेचैनी का एहसास मेरे सीने में घर कर गया। मैंने नीचे देखा। उस डिब्बे की नक्काशी अब फीकी और निष्प्राण लग रही थी, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। राजू करवट लेते हुए उठा। उसने हल्की कराह के साथ अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी निगाहें चारों तरफ बेचैनी से घूम रही थी। ये क्या हुआ? उसने पूछा। सब खत्म हो गया, मैंने कहा, लेकिन मेरे शब्द खोखले लग रहे थे। डिब्बे का खिंचाव अब भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई धीमी गूंज मेरी हड्डियों के भीतर तक समा गई हो। राजू की नजर उस डिब्बे पर पड़ी और उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें इसे वापस नहीं लाना चाहिए था। ये शापित है। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने डिब्बे को कसकर पकड़ते हुए कहा। या फिर मेरी आवाज अटक गई, लेकिन हम दोनों समझ रहे थे कि मैं क्या कहना चाहता था। राजू ने सिर झुका लिया। चलो यहां से निकलते हैं। ट्रक तक लौटने का सफर धीमा और थका देने वाला था। जंगल अब कम खतरनाक लग रहा था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था, जैसे इस जगह की सारी जिंदगी चूस ली गई हो। जब हम ट्रक तक पहुंचे तो वो वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था, लेकिन उसे देखकर अजीब सा डर लग रहा था, जैसे मैं उस जिंदगी में लौट रहा हूं जो अब मेरी नहीं रही। हम कैबिन में चढ़े और मैंने डिब्बे को हमारे बीच की सीट पर रख दिया। राजू उसे घूरता रहा। उससे जितना दूर हो सकता था दूर होकर बैठा। अब कहाँ जाए? उसने पूछा। मैं झिझका। डिपो पर वापस चलो, माल डिलीवर करना है। राजू ने ऐसे देखा जैसे मैंने अपना दिमाग खो दिया हो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें डिलीवरी की पड़ी है? यही एक चीज है जो हमें वास्तविकता से जोड़े रखे हुए हैं, मैंने कहा, लेकिन अंदर से मुझे भी यकीन नहीं था कि यह सच है। शुरुआत में सफर सामान्य रहा। सड़क की एक रास्ता को कभी कभी झींगुरों की आवाज तोड़ देती थी। राजू चुप था। उसकी नजरें सड़क पर गड़ी थीं, जैसे कहीं और देखना खतरे से खाली न हो। मेरा ध्यान बार बार डिब्बे की ओर जा रहा था। वह वहीं बैठा था, सीधा सादा और अनजान सा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रहा हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। पेड़ घने होते गए। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी को रोक रही थीं। सड़क ऐसे मुड़ने लगी जैसे वह हमें किसी अजीबोगरीब जगह की ओर खींच रही हो। हम रास्ता भटक गए हैं, राजू ने कहा। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मेरे शब्द झूठ जैसे लग रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ हरकत होती दिखी। एक साया जो पेड़ों के बीच तेजी से भागा। मैंने ब्रेक मारा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो क्या था? राजू ने डैशबोर्ड पकड़ते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने अंधेरे में झांकते हुए कहा। फिर वह आकृति दोबारा दिखाई दी, इस बार और करीब। वह इंसान जैसा था, लेकिन अस्वाभाविक रूप से लंबा। उसकी भुजाएं और टांगें मुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, जैसे दो छोटे छोटे आग के गोले।
वह आकृति कुछ पल के लिए स्थिर रही, हमें घूरते हुए। उसकी तीव्र निगाहें मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। फिर उतनी ही तेजी से वह पेड़ों के बीच गायब हो गई। ये सच नहीं हो सकता, राजू बुदबुदाया। ये सब सपना है। ये सच है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। हमने सफर जारी रखा। सड़क और संकरी और खतरनाक होती जा रही थी। जंगल फिर से जिंदा हो गया था, लेकिन यह पक्षियों और कीड़ों की आवाज से नहीं, बल्कि धीमी फुसफुसाहटों और गहरी गुत्थम गुत्थम सी गुर्राहटों से भरा हुआ था, जो हर जगह से और कहीं से भी आ रही थी। डिब्बे से हल्की गूंज की आवाज उठने लगी। उसकी नक्काशी हल्की रोशनी में चमक रही थी। मुझे उसे खोलने की अजीब सी तलब होने लगी। मत करना, राजू ने सख्ती से कहा। मैं चौंक गया। मेरी उंगलियां पहले ही उसके लॉक तक पहुंच चुकी थी। समय का एहसास खोने लगा। घंटे बीत गए या शायद दिन, समझना मुश्किल था। सड़क अंतहीन लग रही थी और चाहे हम कितना भी आगे बढ़ें, हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। ईंधन गेज अटका हुआ था। फिर भी ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। राजू ने खुद से बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें कांच जैसी और खोई खोई थीं। हम कभी यहां से निकल नहीं पाएंगे, है ना? ट्रक रोक दो, राजू ने अचानक कहा। क्या? रोक दो, वह चिल्लाया। उसकी आवाज बौखलाहट से भरी हुई थी। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। हमें इसे फेंकना होगा, राजू ने डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा। यही एक रास्ता है। और फिर क्या? मैंने पूछा। इसे किसी और के लिए छोड़ दें? वह हिचकिचाया। उसका चेहरा डर और निराशा से बिगड़ गया था। पता नहीं, लेकिन अब और नहीं सह सकता। मुझे पता था कि राजू सही कह रहा था। वो डिब्बा एक श्राप था और जब तक वो हमारे पास रहेगा, हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे उसे छोड़ने नहीं दे रहा था। जैसे वो डिब्बा अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका हो, मेरी हड्डियों में घुल चुका हो। हम रास्ता निकाल लेंगे, मैंने कहा, लेकिन खुद को भी यकीन नहीं था कि मैं सही कह रहा हूं। राजू ने बहस नहीं की। उसने बस सिर हिला दिया। उसके कंधे हार मान चुके थे। जैसे ही मैंने ट्रक को फिर से चालू किया, मैंने रियर व्यू मिरर में अपनी झलक देखी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो चेहरा मेरा नहीं है जो मुझे घूर रहा है। ट्रक ने गड़गड़ाहट के साथ जीवन पाया। सड़क अंधेरे की गहराइयों में अंतहीन फैलती दिख रही थी। मेरी नजरें रास्ते पर टिकी थीं, लेकिन मेरा मन कहीं और था, डिब्बे की ओर। उसका धीमा गूंज अब उस खामोशी का हिस्सा बन चुका था। एक डरावना साया जो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। राजू खामोश बैठा था। उसकी नजरें बाहर के खाली अंधकार में खोई हुई थीं। वो फिर से बड़बड़ाने लगा था, इतनी धीमी आवाज में कि इंजन की गड़गड़ाहट में मुश्किल से सुनाई दे। वो शब्द किसी अजीब भाषा के लग रहे थे, जो बिल्कुल उसकी आवाज जैसे नहीं थे। डिब्बे की गूंज तेज हो रही थी। मैंने सिर झटक कर खुद को संभाला, स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। राजू, होश में रहो, उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कांच जैसी थीं, अजनबी और खाली। तुम भी सुन रहे हो, है ना? वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुन रहा, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। तुम बच नहीं सकते, उसने धीरे और ठंडी आवाज में कहा। अब यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है। जंगल पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक सुनसान बंजर जमीन थी, जो चारों ओर अनंत तक फैली हुई थी। चांद नीचे झुका हुआ था, अस्वाभाविक रूप से बड़ा और लाल। उसकी भयानक चमक पूरी दुनिया को एक अजीब लाल रंग में रंग रही थी। राजू खिड़की से सटकर बैठ गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। वो बेहद सफेद लग रहा था, जरूरत से ज्यादा सफेद। मैंने उसे झकझोरा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजू, मैंने घबराते हुए चिल्लाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा पीड़ा में बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। पुतलियां और आयरिस किसी अनजाने खालीपन में गायब हो चुकी थीं। वो यहाँ हैं, उसने फुसफुसाया। वो हमेशा से यहीं थे। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही ट्रक जोर से हिला, जैसे किसी विशाल चीज ने उसे टक्कर मारी हो। स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट गया और ट्रक सड़क से बाहर जाकर धड़ाम से रुक गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं मिट्टी में पड़ा था। मुंह में खून का स्वाद था। ट्रक एक तरफ झुका हुआ था, इंजन से धुआं उठ रहा था। राजू का कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन डिब्बा अब भी मेरे हाथ में था। मैं किसी तरह खड़ा हुआ। मेरे पैर कांप रहे थे। वो बंजर जमीन अब बदल चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब परलोक जैसी खुली जगह थी। जमीन जली हुई थी,
जैसे आग से झुलस चुकी हो, और हवा में सड़ांत की गंध घुली थी। साए अंधेरे से निकलकर मेरे चारों ओर आने लगे। उनकी आकृतियां अस्पष्ट और बदलती हुई थीं। वो मुझे घेरने लगे और उनकी फुसफुसाहट तेज और बेचैन होती जा रही थी। हफ्ते बीत गए, लेकिन उस खौफनाक सफर की यादें मेरी जिंदगी पर एक गहरी छाया की तरह छाई रहीं। राजू ने हमारी वापसी के तुरंत बाद नौकरी छोड़ दी। उसने मेरे किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था। मैं वहीं रुका रहा, साहस के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ट्रक चलाना ही मेरा जीवन था। वो डिब्बा डिपो में पड़ा रहा, एक स्टोर रूम में बंद। मेरी चेतावनियों के बावजूद किसी ने उसकी परवाह नहीं की। शायद उस डिब्बे ने उन पर वैसा असर नहीं किया जैसा उसने मुझ पर किया था। पहली बार मुझे लगने लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उसके हाथ में वही डिब्बा था। यह हफ्तों से यहीं पड़ा है, उसने कहा, माथे पर शिकन के साथ। क्या तुम जानते हो इसे किसे देना है? मैं उसे देखता रह गया। मेरा गला सूख चुका था। नहीं, इसे फेंक दो, जला दो, दफना दो, कुछ भी करो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उसने कुछ और नहीं पूछा। ठीक है, इसे कल हटा देंगे। अगले दिन जब मैं डिपो पहुंचा तो माहौल असामान्य रूप से शांत था। हवा में एक अजीब सी हल्कापन थी, जैसे कोई भारी तूफान गुजर चुका हो। मैनेजर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर राहत का भाव था। हमने डिब्बे को शहर के बाहर ले जाकर गहराई में दफना दिया। उसने कहा, जो भी था अब खत्म हो चुका है। मैंने सिर हिलाया और मेरे दिल पर जमी भारी चट्टान जैसे अचानक उठ गई। कुछ महीने बाद जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। राजू ने ट्रकिंग की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन मैं अपने रास्ते पर चलता रहा। वही पुराने रास्ते, सामान उठाना और पहुंचाना। अब सब कुछ बिना किसी घटना के होने लगा। रातें शांत थीं, फुसफुसाहटें गायब हो चुकी थी। एक शाम मैं उसी जंगल के रास्ते से गुजरा जहां यह सब शुरू हुआ था। हवा में एक सुकून था। पेड़ हल्की हवा में झूम रहे थे। सड़क अब किसी भी सामान्य सड़क जैसी लग रही थी, साधारण, आम। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। ठंडी हवा को गहरी सांस के साथ फेफड़ों में भरा। महीनों बाद मैंने खुद को शांति में महसूस किया। वो डिब्बा अब चला गया था, कहीं गहराई में दफन और भुला दिया गया। जो भी अंधकार मुझसे चिपका था अब कट चुका था। जब मैं ट्रक में वापस चढ़ा और इंजन चालू किया तो मुझे एक एहसास हुआ। मैंने सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, मैंने जीत हासिल की थी। सड़क मेरे सामने फैली हुई थी, लेकिन इस बार यह सिर्फ मेरी थी, मेरे सफर के लिए, मेरे विजय के लिए। और फिर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, अपना अतीत पीछे छोड़ते हुए। डरावने सपने धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गए। सड़क ने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी थी और मैंने कसम खाई कि इसे फिर कभी नहीं खोने दूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।